अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो सबसे पहले इसके लफ्ज़ी मतलब को देखते हैं कि इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है। पॉली का मतलब होता है मैनी यानी ज़्यादा, सिस्ट कहते हैं एक छोटी सी थैली को जो कि पानी से भी भरी हो सकती है, फ्लूइड से भरी हो सकती है या हार्ड भी हो सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन यानी फीमेल की बॉडी में ओवरीज़ के अंदर ये सिस्ट बनते हैं। सिंड्रोम जो है ये एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को कहा जाता है, यानी ये सिर्फ इसमें एक या दो सिम्टम नहीं होती बल्कि इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यानी अलामात यानी बीमारियां जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, इसलिए इसको सिंड्रोम का नाम दिया गया है। ये बीमारी जो है ये ख़ास तौर पर फीमेल्स के अंदर जो है वो ज़्यादातर देखने में आ रही है और दिन ब दिन इस बीमारी के मरीज़ों में की तादाद में इजाफ़ा देखने में आ रहा है। अब यहाँ पे देखें कि हमारी बॉडी जो है इसको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने, कुदरत ने, नेचर ने बहुत सारे इसके अंदर हार्मोन्स रखे हुए हैं। हार्मोन्स जो हैं ये ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, उनकी थोड़ी सी मिकदार हमारे बॉडी के तमाम बॉडी के जो अफ़ाल हैं उनको रेगुलेट करते हैं। अगर उनमें ज़रा सा भी उतार चढ़ाव आ जाए तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो ये भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, यानी इसमें फ़ीमेल की बॉडी में जो हार्मोन्स का बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसके नतीजे में जो फ़ीमेल है वो इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी सिम्टम्स को देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो फ़ीमेल है, ये जो औरत है, इसके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है। तो नंबर 1, फ़ीमेल की बॉडी में आम तौर पर बालग होने के बाद मेंसेस होते हैं, पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन होती है, वो इर्रेगुलर हो जाती है, या तो बिल्कुल नहीं होती या बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम जो है वो आ जाता है। एमेनोरिया में जो मेंसेस हैं, पीरियड्स हैं, मेंस्ट्रुएशन है, वो मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाती है क्योंकि हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते और ये फ़ीमेल की बॉडी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो हर महीने होना चाहिए, इसको रुकना नहीं चाहिए। एक्सेस फेशियल हेयर, ख़ास तौर पर चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, मूंछें, दाढ़ी जैसे मर्दों की होती है ऐसे आ जाते हैं। इसके अलावा छाती के ऊपर और कमर के ऊपर भी बाल, बाजुओं और टांगों के ऊपर तो भी हो सकते हैं। पेन सम टाइम होती है पेल्विक हिस्से में और सम टाइम जो है वो नहीं होती, दोनों सूरतें जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं। इसके अलावा पूरी बॉडी के ऊपर डार्क स्किन के पैचेस बन जाते हैं, ख़ास तौर पर हाथों की उंगलियों और कलाइयों पे, पाँवों के टखनों के पास डार्क ब्लैक ब्राउन कलर के पैचेस जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जो इस बीमारी की ख़ास अलामत है। इनफर्टिलिटी, क्योंकि इसमें जो फीमेल की बॉडी में एग प्रोड्यूस हो रहा होता है वो ओव्यूलेट नहीं हो पाता, तो इसलिए ऐसे सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो बीमारी है इसकी वजह से जो औरत है वो माँ नहीं बन सकती। ये प्रॉब्लम भी सम केसेस में देखने में आया है। हाइपर एंड्रोजनिज्म, इस बीमारी को दूसरा नाम हाइपर एंड्रोजनिज्म है क्योंकि इस बीमारी के अंदर फीमेल की बॉडी में जो मेल हार्मोन हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें एंड्रोजन्स कहा जाता है। तो ऐसी सूरत में क्योंकि वो मेल हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, फीमेल हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रही हैं, तो बॉडी जो है वो उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है। हेरोस्टिज्म, जैसे मैंने पहले बताया कि बाल आ जाते हैं चेहरे के ऊपर, सीने के ऊपर, कमर के ऊपर बालों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाना, ये भी इस प्रॉब्लम का अलामत है। इस बीमारी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं क्योंकि इस बीमारी के दौरान पूरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, फूड प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज नहीं हो पाती, जिसके नतीजे में मोटापा, ओबिसिटी भी हो सकती है, जिस्म के अंदर जो वेस्ट मटेरियल हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और तरह तरह की कंडीशंस आ जाती हैं।
इंसुलिन रेजिस्टेंस, बॉडी का पेंक्रियाज लबलबा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है लेकिन बॉडी के सेल उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जिसके नतीजे में ग्लूकोज जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होता, बर्न नहीं होता और वो फैट की शक्ल में बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिससे भी ओबेसिटी यानी मोटापा जो है वो देखने में आता है। इसके अलावा एंजाइटी और डिप्रेशन की कुछ अलामात जो हैं इस बीमारी के साथ देखने में आती हैं। चेहरे के ऊपर एक्ने और स्किन जो है वो ऑयली हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। तो ये मैंने कुछ जनरल जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं वो मैंने आपके सामने शो किए। तो देखिए, एक डिज़ीज़ है और उसने कितनी प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर जो है वो शो कर दी हैं, तो लिहाजा इसका ट्रीटमेंट जो है, इसका ठीक होना जो है वो बेहद ज़रूरी है। काजेज़ की जब हम बात करते हैं तो आजकल की जो बीमारियां हैं वो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, कोई पता नहीं चल रहा क्यों हो रही हैं। तो सबसे बड़ी काज जो है वो जेनेटिक काजेज़ हैं कि पेरेंट्स से ये बच्चों में आ रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस में भी देखा गया है कि पेरेंट्स में से किसी को ये सिंड्रोम नहीं है लेकिन बच्चों के अंदर मौजूद है। तो फिर हमारा एनवायरनमेंट आ जाता है, हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं उसके फैक्टर जो हैं वो इसके ऊपर असरअंदाज होकर ये सिंड्रोम काज कर सकते हैं। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमारा माहौल कैसा है, पोल्यूटेड माहौल है, तो उसकी वजह से ये सिंड्रोम जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। तो सबसे बड़ी वजह जेनेटिक, अगर वो ना हो तो फिर एनवायरनमेंटल। इसके अलावा बाज़ दफ़ा इस बीमारी की हालत में हमेशा बॉडी में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन रहता है, बॉडी के किसी न किसी हिस्से में हल्का फुल्का इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि बॉडी में पार्ट्स रेड हो जाते हैं, फीवर रहता है हल्का हल्का और साथ दर्द होता है। तो बाज़ लोगों में टॉन्सिल्स में, बाज़ लोगों के जिस्म के किसी और हिस्से में हल्का हल्का इन्फ्लेमेशन हर वक्त मौजूद रहता है, दर्दें होती हैं, बुखार की सी कैफियत होती है, थकावट रहती है और तरह तरह की इस तरीके की अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं और इंसान अपने आप को एक्टिव फील नहीं करता। अब यहाँ पर मैंने डायग्राम एक बनाई हुई है, इसमें मैंने फीमेल की बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं, मैंने यहाँ पर एक ओवरी ही शो की हुई है। इसके अंदर फॉलिकल सेल्स होते हैं जो मैच्योर होकर एग में डेवलप होते हैं और एग जो है मैच्योर होने के बाद यहाँ से ओव्यूलेशन होती है और फिर वो अपना बाकी प्रोसेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने समझाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एग जो है वो मैच्योर होने की बजाय एक सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, एक थैली बन जाता है जो सम टाइम एक से ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए इसको पॉलीसिस्टिक कहते हैं। ये देखें, ये जो ओवरी है ये भरी हुई है सिस्ट के साथ, जिसमें एग मैच्योर होने की बजाय एक फ्लूइड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और बाज़ दफ़ा ये जो सिस्ट हैं ये साइज़ में इंक्रीज़ भी हो जाते हैं, फिर उन्हें सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। तो दोनों सूरतें जो हैं वो पॉसिबल हैं। डायग्नोज़ कैसे करेंगे? आमतौर पर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए इसको डायग्नोज़ किया जाता है और उससे उसके साइज़ का पता चला लिया जाता है। बाज़ दफ़ा ये जो सिस्ट हैं ये बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, फिर बन जाते हैं, लेकिन अगर ये तकलीफ़ ना दें तो फिर आमतौर पर डॉक्टर इसको नहीं छेड़ते, लेकिन अगर ये तकलीफ़ दे हो जाएँ तो फिर इन्हें सर्जिकली रिमूव करना भी पड़ सकता है। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि अगर इसके अलावा ब्लड टेस्ट जो हैं वो भी किए जाते हैं, जिसमें फ़ीमेल की बॉडी में मेल और फीमेल हार्मोन, ख़ास तौर पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एंड्रोजन्स हैं, उनके ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं कि पता चला सके कि उनकी बॉडी में क्या मिकदार चल रही है, ताकि उनको रेगुलेट किया जा सके। आम तौर पर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योर नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि आजकल किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आम तौर पर हर बीमारी ही तकरीबन लाइलाज है। तो हमें सिर्फ उसके साथ ज़िंदा रहना पड़ता है, या उसको ट्रीट करना पड़ता है, या उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो इसकी ट्रीटमेंट फिर क्या हम करते हैं? आमतौर पर पेशेंट को कहते हैं कि आप अपना वज़न कम करें, क्योंकि ऐसे पेशेंट जो हैं उनका आमतौर पर वज़न ज़्यादा होता है। वज़न कम करने के बेशुमार तरीके हैं, जिसमें एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, रनिंग है, डाइट है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसके वेट को डिक्रीज़ करने की कोशिश की जाती है। उसमें हम एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं जो कि एरोबिक हो, कार्डियक हो, जिसमें उसको पसीना आए, वो साथ अपनी डाइट को मेंटेन करे।
हार्मोन्स की रेगुलेशन के लिए आमतौर पर बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल की जाती हैं जिनके अंदर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो हैं वो सिंथेटिक हार्मोन्स मौजूद होते हैं जो पीरियड्स को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो होते हैं। कुछ लोगों को ये टॉलरेट हो जाती हैं, कुछ लोगों को ये टॉलरेट नहीं होती। तो इस थेरेपी को पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक जो है वो यूज़ किया जाता है। मिरेकल मेडिसिन मेटफॉर्मिन, जिसे आमतौर पर ग्लूकोफेज भी कहा जाता है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली डायबिटिक मेडिसिन है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये नुकसान है या इसका वगैरह, लेकिन ये मिरेकल मेडिसिन है। इसकी टैबलेट लेने से देखा गया है कि बहुत सारी सिम्टम जो हैं इस सिंड्रोम की वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। पैचेस ख़त्म हो जाते हैं, वेट लूज़ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है वो डॉक्टर आमतौर पर रिकमेंड करते हैं साथ इसके, और इसका बेनिफिट भी होता है, लेकिन अगर आप इसको टॉलरेट कर लें तो। इसके अलावा एंटी एंड्रोजन टैबलेट्स होती हैं, ये भी बर्थ कंट्रोल पिल की तरह होती हैं। हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। डाइट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस पेशेंट के लिए। उनको ख़ास मिकदार में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की ज़रूरत होती है, यानी बैलेंस डाइट चाहिए। इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी चलेगी, साथ अपनी डाइट को भी बैलेंस करेंगे ताकि वेट जो है वो बैलेंस रहे, मेंटेन रहे। सप्लीमेंट्स जो हैं वो आजकल बेहद ज़रूरी हो गए। सप्लीमेंट हम कहते हैं विटामिन्स को जो हमें बाज़ार से मिलते हैं। तो आजकल क्योंकि फूड्स में न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है, तो इसलिए सप्लीमेंट ख़ास तौर पर आयरन है, क्रोमियम है, इसके अलावा विटामिन डी है, कैल्शियम है, ये चीज़ें जो हैं ये बेहद ज़रूरी हैं। तो इनको भी अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा वह ओमेगा 3 का, जिसे फ़िश ऑयल कहते हैं। बाज़ार में इसके कैप्सूल मिल जाते हैं, ये पेशेंट उनको रेगुलर इस्तेमाल करें। इसके अलावा विटामिन डी जो है उसका 1 हफ़्ते में 1 कैप्सूल होता है यूज़ करना, वो इस्तेमाल करें। साथ अपने कोई भी अच्छे मल्टी विटामिन किसी अच्छी ब्रांड के लेकर वो भी साथ यूज़ करें, उससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है। प्रोबायोटिक्स हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो आमतौर पर ह्यूमन गट में पाए जाते हैं, लेकिन हमारी बहुत सारे एनवायरनमेंट की वजह से उनकी तादाद डिक्रीज़ हो चुकी होती है। तो इसका बेस्ट वे है कि दही खाया जाए। अगर आप दही नहीं खा सकते तो फिर प्रोबायोटिक्स के मेडिसिन मिलती है बाज़ार से, उसके कैप्सूल भी मिलते हैं, वो लिए जा सकते हैं ताकि हेल्दी गट जो है वो डेवलप हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस डिज़ीज़ में आमतौर पर एंजाइटी, फ़ियर, डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे मरीज़ को स्ट्रेस ना दिया जाए, उसको रिलैक्स रखा जाए। तो इन तमाम तरीक़ों की मदद से हम इस पेशेंट के इस सिंड्रोम को मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और इसकी काफ़ी हद तक इसकी सिम्टम जो हैं वो कंट्रोल में लाई जा सकती हैं, लेकिन शायद मुकम्मल तौर पर इसे क्योर ना किया जा सके। तो एनी हो, हमारी पहली कोशिश तो यही है कि ये जो पेशेंट हैं सिंड्रोम वाले वो हेल्दी लाइफ गुजारें, और ख़ास तौर पर ये प्रॉब्लम उस वक़्त ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है जब ये प्रॉब्लम किसी फ़ीमेल ऐसी में हो जो कि मैरिड है और जिन्हों के यहाँ औलाद पैदा नहीं हो रही, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उनके लिए इशू बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। उनके लिए फिर ये ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।